नमस्कार मित्रों, ज्ञानदीप ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम बात करते हैं आंदोलन के द्वितीय चरण की, जिसे हम उग्र राष्ट्रवाद के नाम से भी जानते हैं। उग्र राष्ट्रवाद, इसका कार्यकाल जो रहा है वह आपका 1905 से लेकर 1919 तक का रहा है, जब उग्र विचारधारा वाले लोगों का प्रभुत्व रहा। हम यहाँ पर उग्रवादी नहीं कहेंगे, सम्मान स्वरूप उग्र विचारधारा के रूप में हम समझेंगे। इस उग्र विचारधारा या उग्र राष्ट्रवाद के उदय का कारण क्या रहा, तो इसको हम थोड़ा समझते हैं। शुरुआत हम कथन से करते हैं कि कांग्रेस श्रमिक वर्ग से दूर है। कांग्रेस श्रमिक वर्ग से दूर है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। कांग्रेस श्रमिक वर्ग से दूर है और राष्ट्रवादी है, और यह पूर्णतः असफल रही है। यह कथन था अरविंद घोष का। यह कथन अरविंद घोष का था। साथ ही साथ कांग्रेस के शासकों को खुश करने की नीति के कारण उग्रवादियों का एक वर्ग जो है आपका उत्पन्न होता है। देखिए, अरविंद घोष ने जो कांग्रेस उदारवादी लोगों पर जो आरोप लगाए कि कांग्रेस श्रमिक वर्ग से दूर थी, अराष्ट्रवादी थी, अपूर्णतः असफल रही है, ये उदारवादी विचारधारा को लेकर के इनका कथन आया था। जहां पर हम कोई विशेष चीज हासिल नहीं कर पाए थे और उदारवादियों की विचारधारा और सरकार द्वारा मांग को स्वीकार न किया जाना ही एक नए रुख की तरफ कांग्रेस को लेके जाती है, जिसमें उग्र राष्ट्रवाद का उदय होता है। उग्र राष्ट्रवाद के उदय के कई कारण सामने आते हैं। पहला जो आता है, अंतरराष्ट्रीय घटना को हम लोग लेके चलते हैं। पहला जो है आपका अंतरराष्ट्रीय घटना, दूसरे पेज पे आ जाते हैं हम लोग। पहला अंतरराष्ट्रीय घटना। आखिरकार उस समय कौन सी ऐसी अंतरराष्ट्रीय घटनाएं चल रही थी जो उग्र राष्ट्रवाद के उदय के लिए कारक बनी? फारस, देखिए, फारस, मिस्र, तुर्की में उस समय स्वतंत्रता मिली। फारस, तुर्की, मिस्र, फारस नहीं बल्कि फ्रांस, तुर्की, मिस्र, फारस भी है। इन्हें स्वतंत्रता आंदोलन या इनके जो स्वतंत्रता संग्राम थे उनको सफलता मिली थी। अंग्रेजों से ही ये जीते थे। अगर हम बात करें इटली के विजय की, इटली के पराजय की, तो आपकी इसी समय की घटना थी जब इटली की पराजय भी हुई। 1905 में जापान द्वारा रूस की पराजय किया जाता है, यानी जापान रूस को पराजित करता है 1905 में। इसी समय नाम आता है मैजिनी की, गैरीबाल्डी की। मैजिनी गैरीबाल्डी जैसे लोगों या विद्वानों की बात भारतीयों द्वारा समझी जाती है, और ये सब जो है भारतीयों में राष्ट्रवादिता के उत्पन्न होने का प्रमुख कारण बनती हैं और उग्र राष्ट्रवाद का उदय होता है। दूसरे राष्ट्रीय घटनाक्रम को हम देखते हैं। दूसरा जो कारक है वो आपका राष्ट्रीय घटनाक्रम। आखिरकार इस समय कौन सी राष्ट्रीय घटनाक्रम हुए जो उग्र राष्ट्रवाद के उदय का कारक बने, समझेंगे। कांग्रेस, जो कि उदारवादी विचारधारा के लोगों का प्रभुत्व अब तक था, ये लगातार मांग करते रहे और ब्रिटिश सरकार उनकी उपेक्षा करती रही, यानी मांग को स्वीकार नहीं किया गया।
1892 में भारत परिषद अधिनियम लाया तो जाता है, ये उदारवादियों की सफलता रही थी। लेकिन जो प्रशासन में भारतीयकरण तथा विधि निर्माण में भारतीयों के जन प्रतिनिधित्व का आधार प्रस्तुत करने के लिए लाया गया था, वो निराशाजनक रहा, शून्य रहा। उस तरह का कोई प्रयास नहीं हुआ। ये भी कहीं ना तो कहीं भारतीयों के दिमाग में चल रही थी। यहीं पर लाला लाजपत राय का एक वक्तव्य आता है, वो क्या है समझेंगे। शिकायतें दूर करने और रियायतें प्राप्त करने के 20 वर्षों से अधिक प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप उन्हें रोटी के स्थान पर पत्थर मिला। यह लाला लाजपत राय की बात आती है। भारतीयों को अब भिखारी बने रहने में संतोष नहीं है। भारतीयों को अब भिखारी बने रहने में संतोष नहीं करना चाहिए और ना ही उन्हें अंग्रेजों की कृपा पाने के लिए गिड़गिड़ाना चाहिए। ये भी वक्तव्य जो है लाला लाजपत राय द्वारा ही दिया जाता है, जो कि ये संपूर्ण बातें कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में घर कर गईं और उग्र राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिंदू धर्म के पुनरुत्थान की बात भी यहाँ पर करनी होगी। हिंदू धर्म के पुनरुत्थान, इसकी भी बात करनी चाहिए, जो कि उग्र राष्ट्रवाद के उदय में कारक रहे। पाश्चात्य शिक्षा एवं संस्कृति से श्रेष्ठ सभ्यता एवं संस्कृति हमारी है। ये हम नहीं, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष जैसे विद्वानों द्वारा स्वीकार किया गया और ये धर्म सुधार से संबंधित रहे। स्वतंत्रता हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है। स्वतंत्रता हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति करेगा। ये अरविंद घोष जी का जो है वक्तव्य है। एनी बेसेंट कहते हैं सारी हिंदू प्रणाली पश्चिमी सभ्यता से बेहतर है, पश्चिमी सभ्यता से बढ़कर है। ये एनी बेसेंट द्वारा कथन है। तो जिनकी विचारधारा इस तरह की हो, जो इस तरह के सोच रखते हो, तो उस भारत जैसे देश में उग्र राष्ट्रवाद का उदय क्यों ना हो। 1896 से 97 बात करते हैं। 1896 से 97 और फिर 1899 से 1900 का घटना भारतीय इतिहास में बहुत दुखद भरा है। इस समय महाराष्ट्र में प्लेग फैला हुआ था। इस समय महाराष्ट्र में प्लेग फैला हुआ था। लाखों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई थी। सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ये तो बात अलग है, ठोस कदम नहीं उठाए, लेकिन ये लोग हमारे बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार भी किए, पीड़ितों के साथ दुराचार किए और अधिक से अधिक प्रताड़ित करने का प्रयास किए। ये सब कहीं ना तो कहीं भारतीयों के दिमाग में चल रही थी। इन सब कृत्यों का बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो है सरकार के इस कुकृत्य की आलोचना जब अपनी पत्रिका केसरी में की जाती है, तो उन्हें 1897 में सश्रम कारावास में डाल दिया जाता है, यानी कठोर कारावास में डाल दिया जाता है 18 माह के लिए, सिर्फ मात्र इनकी आलोचना करने से। इसी समय चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर रैंड एवं आयर्स्ट की हत्या कर दी जाती है। तो ये कहीं ना कहीं इस बात की तरफ हमारे भारतीयों को लेकर, इस विचारधारा की तरफ हमारे भारतीयों को लेकर जाती है कि अंग्रेज
हमारे लिए नहीं है, हमें इन्हें बाहर करना ही पड़ेगा। उग्र राष्ट्रवाद का उदय होगा। भारत की राजनीति मुक्ति, भारत की राजनीतिक मुक्ति अनुनय एवं विनय निवेदन से न होकर के दृढ़ कथन एवं प्रत्यक्ष कार्रवाई से ही संभव है। अतः राजनीतिक अधिकारों के लिए हमें लड़ना ही होगा। यह वक्तव्य आता है बाल गंगाधर तिलक द्वारा। बाल गंगाधर तिलक इस वक्तव्य को सामने लाते हैं और यहीं पर अगर हम बात करें उग्र राष्ट्रवाद के महत्वपूर्ण अधिनायकों में, तो आपका लाला लाजपत राय जो कि पंजाब से जुड़े हुए थे, बाल गंगाधर तिलक जो कि महाराष्ट्र से जुड़े हुए थे, बिपिन चंद्र पाल बंगाल से और अरविंद घोष बंगाल और बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से जुड़े हुए थे। ये लोग जो है इन अधिनायकों में से थे। आगे की बात करते हैं इनकी। तिलक की बात जहां तक है, ये स्वराज स्वदेशी बहिष्कार का नारा देने वाले प्रथम व्यक्तियों में रहे हैं। इन्हीं का कथन रहा है, तिलक जी का कथन रहा है, हमारा राष्ट्र वृक्ष की तरह है, हमारा राष्ट्र वृक्ष की तरह है जिसका मूल तना स्वराज है और स्वदेशी तथा बहिष्कार आदि उसकी शाखाएं हैं। यह तिलक का वक्तव्य आता है। तो ये सभी घटनाएं, ये सभी स्थितियां भारतीयों को क्यों ना उग्र राष्ट्रवाद की तरफ लाकर खड़ी करें। इन सभी का परिणाम है कि उग्र राष्ट्रवाद का उदय होता है और 1905 के बाद कांग्रेस पर प्रभुत्व उग्र राष्ट्रवादियों का हो जाता है। इस काल की जो महत्वपूर्ण घटनाएं रही हैं, जिन्हें हमें क्रमवार अध्ययन करना है, उसको एक निगाह से हम लोग देख लेते हैं। पहला, बंगाल का विभाजन हमें देखना है, स्वदेशी आंदोलन देखना है जो कि 1905 में हुआ, मुस्लिम लीग की स्थापना देखनी है जो कि 1906 में हुई, सूरत अधिवेशन 1907, मार्ले मिंटो सुधार 1909, दिल्ली दरबार 1911, प्रथम विश्व युद्ध 1914, लखनऊ पैक्ट 1916, होम रूल आंदोलन 1916, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की घोषणा 1917, रॉलेट एक्ट का आना 1919। इतने जिक्र हमें इस उग्र राष्ट्रवाद के क्रम में देखना है जो कि 1905 से लेकर 1919 तक की घटना है। इनको हम एक एक करके एक एक क्रम से सभी चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे जो कि हमारा आगे की क्लासों में जारी रहेगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।